वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे। और आप लोगों को राकेश सर कॉमर्स क्लासेस के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोगों ने स्टार्ट जो करने वाले हैं बेटा, ये क्लास 12th के बाद जो होती है सी जर्नी। तो आज मैं इस चैनल पे आप लोगों को ये का जो कोर्स होता है उसके बारे में, बहुत सारे बच्चों का जब ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों का रिकमेंडेशन है कि सर क्यों ना एक बार हमें आप एक बार बता दें ओवरव्यू, किस तरह से हम सीए की पढ़ाई कर सकते हैं आफ्टर 12th, और क्या इसका क्राइटेरिया रहता है, क्या कंडीशन रहती है, किस तरह से हमें स्टार्ट करनी चाहिए। इसके बारे में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, बच्चों को रिकमेंडेशन की वजह से। और इस चैनल पे मैं आज आज के बाद क्लास 11 12 के अलावा बीकॉम की भी हम क्लास प्रोवाइड करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ हो गया, इसके अलावा मैंने बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये तमाम सारे जितने भी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन मोड। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चों को रिक्वायरमेंट है, जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो कुछ कहते हैं कि सर आप चैनल पे भी पढ़ाते हैं तो क्यों ना हम लोगों के लिए भी थोड़ा सा हेल्प कर सके, जैसे कि हमारा भी बेनिफिट हो। इसलिए मैंने कहा, सोचा हूँ कि अब मैं आपको सीए फाउंडेशन का भी यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करूँ, जिसमें मैं ऑफलाइन मोड में मैं पढ़ाता हूँ बिजनेस लॉ और बिजनेस इकोनॉमी, दो सब्जेक्ट मैं पर्सनली पढ़ाता हूँ बेटा। तो इस व्यू से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस प्लेटफॉर्म से भी पढ़ाऊँ जिससे कि बेनिफिट हो। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कि सीए फाउंडेशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होगा। अगर हम 12th के बाद सीए करना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया रह सकता है, और अगर हम ग्रेजुएशन के बाद अगर स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को तो हमारा क्या क्राइटेरिया रहेगा, इस बारे में हम लोग। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। बेटा अगर कॉमर्स की बात करें, जब बच्चों कॉमर्स की क्लास, जब जैसे बेटा अगर क्लास हम बात करें बच्चों की, तो बच्चे बच्चों जब छोटे होते हैं तो उनको हम सिखाते हैं कि बेटा ए फॉर एपल होता है, बी फॉर बॉल होता है, जो भी हम सिखाते हैं, वेट्स वगैरह बताते हैं। इस तरह से जब आप क्लास 10th के बाद जब आगे हायर स्टडी के लिए आ जाते हो बेटा, तो वहाँ पर जब कॉमर्स की दुनिया में आप आते हो तो हम बताते हैं कि बेटा एक और यहाँ पर एप्पल नहीं होता, एक फॉर अकाउंट्स होता है, बी फॉर बिजनेस स्टडीज होता है, और ई फॉर इकोनॉमिक्स होता है। इस तरह से हम लोग बताते हैं बेटा, तो यहाँ पर अप्रोच बदल जाती है। तो इस तरह से हम कैसे आपको करना चाहिए। और बेसिकली जो बच्चों कॉमर्स वाले अगर होते हैं, अगर वो कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका डिज़ायर होता है या तो हमें कोई प्रोफेशनल करना, लाइक सीए हो गया, सीएस हो गया, सीडब्ल्यूए हो गया। तो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं होता है। जब मैं फेस टू क्लासेस में पढ़ाता हूँ बच्चे से, जब पूछता हूँ, जब उनकी फीडबैक लेता हूँ, जब उनसे ये पूछता हूँ, कहते हैं कि सर हमें सीए करना है, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए गाइडेंस हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके उन तक पहुँचाया जाए। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉमर्स की पढ़ाई करने का जो ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं, अगर आप क्लास 11 12 में अगर आप कॉमर्स लेकर के पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आप बाद में जाकर के सी कर सकते हैं, डब्ल्यू ए कर सकते हैं। सारा कैसा कोर्स है बेटा, ये प्रोफेशनल कोर्स। यहाँ पर नेम भी है, फेम भी है, मनी भी है, एवरीथिंग, रेपुटेशन। एक बार ऐसे ट्रेन में एक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो एक अंकल जी सफ़र कर रहे थे। वहाँ पे किसी ने पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या हुआ, तो किसी ने बताया कि मेरा नाम, मैं वो अपने नाम को इंट्रोड्यूस किया, किसी जो भी उनका नाम था। तो एक बच्ची ने कहा, उन्होंने पूछा कि ये का मतलब क्या होता है। तो वहाँ पे एक बच्ची छोटी, उन्होंने बताया, अंकल जी ये सी का मतलब होता है एक मशीन होता है जहाँ से पैसे छाप। तो इस तरह से उन्होंने, ये एक रेपुटेड कोर्स होती है, इसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो अगर स्टेजेस स्टेजेस की बात करें हम, देखिए बेटा, अगर आप कॉमर्स, और कोई ज़रूरी नहीं है कॉमर्स वाले ही सीए बन सकते, कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी सीए बन सकते, नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी बन सकते। और एक बात मैं बताऊं बेटा, मान लीजिए ये गिलास है और ये गिलास भरा हुआ है ऑलरेडी। अगर भरा हुआ है बेटा तो आप उसको खाली करोगे तभी डालोगे पानी। इस तरह से ही कॉमर्स वाले जो है कहीं ना कहीं क्लास 11th और 12th में कॉमर्स की पढ़ाई करके आए हो, जब उसको कहीं ना कहीं आगे की जर्नी में जब कोई कॉन्सेप्ट बताया जाता है तो लोग एजम्पशन लेकर के चलते हैं कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, वो एकेडमिक अप्रोच से आपने पढ़ा है और वो प्रोफेशनल अप्रोच से। क्लास 11th का अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का बेटा, तो सिलेबस कहीं ना कहीं मोड और लिस्ट सेम आपको लगेगा, लेकिन अप्रोच अलग। की बात का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन करोगे, सही हो गया तो एक नंबर, अगर गलत कर गया तो 0.25 माइनस भी कर लिया जाता है, रिस्क है। कॉन्सेप्चुअल अगर क्लैरिटी नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे बेटा, ये ध्यान रखना। जय माता दी करके और एकदम से 1 2 3 करके अगर करोगे तो काम यहाँ चलने वाला नहीं है। यहाँ पर आपकी
कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना पड़ेगा। आपकी समझ, कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। एक ऑप्शंस होगा, 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चंस होगा, 4 ऑप्शंस होगा, और वहां पर आपको देखना ऑप्शन, ध्यान रखिएगा, आपको जो क्वेश्चन आएगा वही पिक। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग कॉमर्स, साइंस, कॉमर्स वाले बच्चे भी सीए की पढ़ाई कर सकते हैं और नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। और नॉन कॉमर्स वाले बच्चे जो को कॉमर्स के बारे में कुछ पता नहीं होता, जो भी चीज़ बताओगे ना एडजस्ट कर लेते हो, कहते हैं हाँ सर ने ये बताया ना, ये होगा ही होगा। ये बात ध्यान रखना है। तो ज़्यादातर अगर हमें हमने देखने को मिला है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनती, मैथ्स मैथ्स अच्छी होती है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर सीए की पढ़ाई करने जाते हैं तो बेटा पहला स्टेज जो है डेट इज अ सीए फाउंडेशन, यहाँ पर क्वांटिटेटिव आपको पढ़ना, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स, 40-40 नंबर और 20 नंबर, सब कुछ मैं वन वन टू वन आपको सब कुछ। चलिए बेटा, अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें, आप 12th के बाद भी ये की पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन के बाद अगर चाहते जर्नी स्टार्ट करना है बेटा, तो आप यहाँ से भी, क्राइटेरिया क्या है और कौन से स्टेज में आपको करना, बात करें। अगर बेटा अगर आप 12th के बाद अगर चाहते तो आपको क्या करना पड़ेगा, और अगर चाहते आप ग्रेजुएशन के बाद तो आपको क्या, अगर सी अगर 12th के बाद अगर आप चाहते हो कि मुझे सीए क्या होगा, मैं, ठीक है, आफ्टर आफ्टर के बाद आपको कैसे करना पड़ेगा, और आपको अगर मान लीजिए 12th के बाद अगर आप कैसे करेंगे, दोनों का डिफरेंस में ध्यान से मेरे साथ आप बने रहिए, एक करके देखें। तो अगर हम बात करते हैं 12th के बाद अगर हमें पढ़ाई कर रही है तो आपको पूरा करना, अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको फाउंडेशन पहला स्टेज है। सेकेंड जो होता है इंटर में, दो ग्रुप होते हैं, वन और सेकेंड। के बाद अगर हम बात करें थर्ड स्टेज की, अगर हम बात करें बेटा फाइनल की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें भी फर्स्ट ये दो ग्रुप होती है। तो अगर आप 12th के बाद अगर चाहते हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से ये आप कर सकते हो, तो पहला आपको सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट करोगे, उसके बाद सीए फाइनल आप, और इसमें ध्यान रखिएगा 2.5 पेयर्स का जो होता है आर्टिकलशिप होती है, ये भी मैंडेटरी होता है, तो आर्टिकलशिप भी आपको देना, और क्या प्रोसेस है। चलिए अगर हम ग्रेजुएशन के बाद अगर बात करें कि हमें सीए करना है तो क्या हमें नहीं करना, भाई बेटा इस बात का ध्यान, अगर हम चाहते हैं कि के बाद हमें आफ्टर ग्रेजुएशन डिसाइड करा कि हमें सीए की तरफ मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बेटा ग्रेजुएशन की बात करें, यहाँ पर आपको नहीं, ये फाउंडेशन की पढ़ाई आपको नहीं करना है, आप यहाँ पर करेंगे बेटा डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं फर्स्ट, के बाद आप सीए फाइनल कर, बेटा यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको आर्टिकलशिप जो देना पड़ेगा वो देना ही पड़ेगा, तो यहाँ पर ये चीज हट जाता है कि आपको नहीं, इन भी बच्चे ने अगर डिसीजन लिया कि मुझे पढ़ाई करनी, तो अगर 12th के बाद अगर आप करना चाहते हैं बेटा तो आपको ये स्टेज को फॉलो करना,
अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन अगर आपने सोचा कि मुझे करना है, तो आपको सीए फाउंडेशन नहीं देना होता है। यहाँ पर डायरेक्टली आप सीए में इस तरह से आपको, अगर आप मान लीजिए कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो अराउंड मेरे ख्याल से 55% मार्क्स चाहिए होती है। और नॉन कॉमर्स अगर बैकग्राउंड से, ये क्राइटेरिया हो कि अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर चाहते हैं परसुइंग सीए करने के लिए, इस तरह से कर सकते। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए बेटा, अगर हम बात करें तो मैं स्पेशली और स्पेसिफिक अगर हम बात करें बेटा, मैं शी एजुकेशन वाले को अभी पिछले कई सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ बेटा, ऑफलाइन मोड। लक्ष्मी नगर में मैं पढ़ाता हूँ बेटा, बहुत सारे कोचिंग पे ऑफलाइन, 11th हो गया, 12th हो गया, सी बीकॉम का हो गया, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मेनी मोर सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूँ। तो अब हम जो है यहाँ पे आपको सी फाउंडेशन पढ़ाएंगे। तो अब हम जो बात करेंगे बेटा, सी फाउंडेशन, फाउंडेशन का क्या सिलेबस, क्या सब्जेक्ट मैं आपको टीच कराने वाला हूँ बेटा, क्या कंडीशन हम कब होगी, क्या आपको करना। लेट्स स्टार्ट। बात कर रहे हैं सी फाउंडेशन। कितने पेपर होते हैं बेटा, कितने नंबर का एग्जामिनेशन? अगर शेप बात करें बेटा, और हम सबसे अकाउंटेंसी, 9 नंबर का पेपर होगा बेटा, 100 मार्क्स। बाद हम सेकंड बात करें बेटा, सेकंड पेपर, ये पेपर नंबर 1 है बेटा। पेपर नंबर फर्स्ट, पहला एग्जामिनेशन एग्जाम जो आपका होगा, दैट इज अ अकाउंटेंसी, कंप्लीटली 100 मार्क्स। सेकंड की अगर हम बात करें तो बेटा बिजनेस लॉ, बिजनेस लॉ बेटा ये भी 100 नंबर का होगा आपका एग्जाम। के बाद अगर हम बात करें थर्ड नंबर में बेटा, और दैट्स LR फॉर बेटा लॉजिकल रीजनिंग, L फॉर लॉजिकल रीजनिंग। और पेपर नंबर 4 पर बात करें आपका पेपर नंबर थर्ड होगा एग्जामिनेशन। और फोर्थ पेपर की बात करें, दैट इज पेपर नंबर, बात करेंगे बेस, बेटा ये भी 100 नंबर का होगा। ये मैं गाइडेंस दे रहा हूँ किस तरह से आप कर, जो भी बच्चा का मन कर सकते हैं, बहुत रिपोर्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे अकाउंटेंसी की बात करें बेटा, सब्जेक्टिव पेपर, क्या सब्जेक्टिव है, बात करें बेटा सब्जेक्ट, दैट इज 100 नंबर के। अगर मिला नंबर पक्का, नहीं मिला तो नेगेटिव मार्किंग, दैट इज MC, मल्टीपल चॉइस, कौन बनेगा बनेगा करोड़पति, 4 ऑप्शन मिल गया तो। इस तरह से बेटा अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव क्या होता है बेटा। यहाँ पर जो है बेटा आपको सब्जेक्टिव लिख, किस अप्रोच से आपको करना पड़ेगा आपको एग्जाम। यहाँ पे बेटा, यहाँ पर बिजनेस लॉ की बात करें, पहले क्या हुआ करती थी, बिजनेस लॉ के साथ साथ BR होता,
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, इंग्लिश का सेक्शन था कंप्लीटली एलिमिनेट कर बच गए। तो यहाँ पर आपको लिख करके करना पड़ेगा। लाइक अगर हम अकाउंट्स की अगर बात करें तो जैसे पार्टनरशिप, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बैंक रिकन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तमाम सारे चैप्टर हैं। मैं अगर बात करूँ, आपको मैं बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगा और यहाँ पर आपको मैं दो सब्जेक्ट जो है मैं टीच कर, कि मैं दो सब्जेक्ट, क्लियर है पॉइंट, एक बिजनेस लॉज और एक बिजनेस इकोनॉमिक्स का सेट, क्लियर है पॉइंट्स, पढ़े आगे, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, सब्जेक्टिव का मतलब आपको लिखना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एमसीक्यू, 100 नंबर का एमसीक्यू। और एक बात का ध्यान पर के लिए सब्जेक्टिव जी यहाँ 2 घंटा मिलेगा और यहाँ पर भी आपको कितना घंटा, बात का ध्यान, क्लियर है पॉइंट्स। इस तरह से आपको एक, ये आपका क्या है क्राइटेरिया, इस तरह से आप फाउंडेशन, सबसे पहले अगर शी फाउंडेशन की तो आई ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटेंसी इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बढ़ाने का काम कौन करता है, ऑफ आईसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो बेटा यहाँ पर आपको क्या कराना और उसके बाद आपको, क्लियर है इतना पॉइंट्स, बढ़े आगे, जरूर इसको लिख, ये सभी उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास 11th एंड 12th में पढ़ाई कर, एक बार ये वीडियोस को जरूर देख, कहीं ना कहीं आपके जीवन में मेरा बनाने का ऑब्जेक्टिव हर उन बच्चों तक पहुंच सकूं, या उन हर बच्चों को मैं ये चीज़ डिलीवर कर सकूं जो मेरे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, शेयर करना चाहूँ, पर जरूर देखें आपके जीवन में बेनिफिशियल। चलिए, अब हम आते हैं बेटा कंप्लीटली, मैं बात कर रहा हूँ बेटा आप लोगों का जो एग्जाम होगा सितंबर 2000 के तहत में यहाँ पे बिजनेस लॉ और बिजनेस इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करा, ये पॉइंट्स मैंने बता दिए कि अकाउंटेंसी आपका जो होगा वो सब्जेक्टिव होगा, बिजनेस लॉ सब्जेक्टिव होगा। और बिजनेस लॉ में बहुत ज़्यादा बच्चों में प्रॉब्लम आती है बेटा केस स्टडीज से रिलेटेड, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं, केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको केस स्टडीज को समझने की, केस स्टडी पार्ट में कर, सबसे पहले प्रोविजन सेक्शन में क्या लिखें, इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा। क्लास फाउंडेशन की अगर हम बात करें तो पर आपसे ये सेक्शन याद है, बहुत बढ़िया, एक दो सेक्शन अगर याद नहीं है, गलत सेक्शन अगर कोट करोगे तो एक गलत सेक्शन कोट करने का मतलब हो गया आपका सारा आंसर गलत। सेक्शन याद है तो वेल एंड गुड, लिख लो, कोई नहीं आता है प्रोविजन लिख, अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह से अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ 30 या अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इस तरह से प्रोविजन का। और केस स्टडीज को हम पार्ट में करते हैं, प्रोविजन, फिर फैक्ट ऑफ द केस, फिर कंक्लूजन। जैसे एक मैं बात करूँ, एक लॉयर के पास, एक एडवोकेट के पास एक क्लाइंट आता है, पहले वो अपनी परेशानी समस्याएं बताते हैं, उसके बाद वो लॉयर क्या करता है, रिलेट करता है प्रोविजन। पहले केस में क्या होगा, फर्स्ट प्रोविजन, सेकंड फैक्ट ऑफ द केस, और लास्ट में वो एडवोकेट जो है एडवाइस देते हैं सेक्शन में। आप ये हम लोग क्लियर है बेटा। चलिए ये फाउंडेशन की अब हम बात करते हैं बेटा, अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस लॉ की। बिजनेस लॉज बेटा ये 100 नंबर का होगा, सब्जेक्टिव में एग्जाम होगा, आपको लिखना पड़ेगा, घंटे का टाइम मिलेगा। चलिए, तो हम लोग अब बिल्कुल अब सिलेबस पे आ चुके हैं बेटा, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि बिजनेस लॉ में क्या सिलेबस, किस चीज़ को पहले प्रेफरेंस देना,
की बात किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये पॉइंट्स मैं आपको बताते हुए ध्यान रखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी सिलेबस की, पर तो हम लोग सिलेबस जाने। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो हम देखो, हर व्यक्ति का पढ़ाने का अप्रोच अलग ऑफ स्टाइल। मैं अपने तरीका से, पता है जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ मुझे क्या पहले पढ़ाना चाहिए और बच्चों में इन्फॉर्मेशन पहले डिलीवर करना चाहिए, तो मैं पहले स्टार्ट कराता हूँ। का सबसे ज़्यादा रहता है और एग्जामिनेशन पर इससे ज़्यादा पूछा जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगर आपको अच्छे से बाकी एक्ट, सारे एक्ट है, बहुत सारे चैप्टर। 1800 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 18 ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट से पहले इंडियन पार्टनरशिप बात करेंगे। इंडियन पार्टनरशिप के अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप बाद हम जानेंगे बेटा। 13 बाद अगर हम बात करें बेटा, तो आपको स्टार्टिंग में लॉ की क्या क्या सेक्शन होते हैं के बारे में बताया जाएगा। प्रोविजन हम कह सकते हैं, रिलेटेड लॉ, पर आपको बता कि आपको लॉ क्या होता है, लॉ कैसे फ्रेमिंग किया गया है, टाइप्स ऑफ लॉ, कौन कौन से लॉ होते हैं के बारे में आप बात देखोगे आप। यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर चेक वगैरह रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होगा उसको रिलेटेड है। तो ये सारे क्या है बेटा आपका सिलेबस का पार्ट होगा। और सबसे पहले हमें स्टार्ट क्या करना है, फोकस हमें इस बाद हम आगे हर एक पॉइंट थोड़ा सा मैं लॉ के बारे में बता, लॉ का मतलब थोड़ा सा बताएंगे, बाकी हम लोग आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ेगी अकॉर्डिंग में आप, ठीक है बेटा। लॉ का मतलब होता है बेटा कानून। लॉ का मतलब होता है बेटा, क्या समझते हो लॉ का मतलब, हिंदी में कहे तो कानून। चलिए थोड़ा सा डेफिनेशन, सेट रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट, कंडक्ट ऑफ पर्सन। को हम लॉ बोलते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन, लॉ का मतलब होता है बेटा एक रेगुलेशन सरकार ने बनाया, सरकार ने बनाया फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल
एंड कंडक्ट ऑफ द पर्सनस। कंडक्ट का मतलब बिहेवियर, लोगों की बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेशन बनाए गए हैं बेटा, हम उसको क्या कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू लेट्स सी एग्जाम्पल। यहाँ पर बेटा मिस्टर एक्स ने ध्यान से समझ, मिस्टर एक्स ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मेरा दोस्त जो है मिस्टर वाई, मैं इसका मर्डर, मैं इसका खून करना चाहूँ। क्या मम्मी ये कहेगी बेटा जाओ करके आओ? क्योंकि मम्मी ने कहा बेटा तुम अगर कोई भी ऐसा हरकत करोगी जिसको सरकार द्वारा मना किया गया है बेटा, और सरकार प्रोहिबिटेड करते हैं, अगर ऐसा काम करोगे बेटा तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा, जेल जाना। तो मैं सिमिलरली कह सकता हूँ मम्मी का जो बिहेवियर, यानी वो कहीं ना कहीं मना कर रहा है डायरेक्टली, अगर लॉ नहीं हो, मम्मी तो कहती निपटा लो बेटा। लॉ का मतलब होता है बेटा रेगुलेशन बनाई होती, मर्डर करके चला आता। कहीं ना कहीं इसका मर्डर करने से रोक रहा है ना, लॉ कहते, समझ गए? हम इसको लॉ कहते। रूल्स रेगुलेशन अगर नहीं बनाई होती बेटा तो ये क्या करके चल, लेकिन इनको कहीं ना कहीं डर है ना कि अगर मैं कुछ भी ऐसा अगर के लिए सरकार ने रूल्स रेगुलेशन, बताओ बेटा ट्रैफिक नियम क्यों बनाया गया? ताकि एक्सीडेंट को हम कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें, है कि नहीं? तो आपको रेड लाइन जंप नहीं, आप जब गलती करते हो तो भरपाई भी तुम्हें, लाइफ चला जाता। देर से ही सही, क्या दिक्कत है? जल्दीबाजी किस पर? लाइफ में जल्दीबाजी शॉर्टकट नहीं, आराम से करो, आगे बढ़ते रहो। हम इसको क्या बोलते हैं, टाइप्स ऑफ लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनाया गया, सब कुछ हम आपको बताएं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा मुझे बताने की बेटा लॉ का मतलब क्या समझते हैं। अब हम लोग कंप्लीटली स्टार्ट कर रहे हैं, आपका इस सिलेबस में है जो मैंने बताया है कि इस टर्म्स के अंदर आपको बताया लॉ क्या होता है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में क्या आता है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर क्या आता है, और कंकरेंट लिस्ट हो गया, और उसके बाद स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या, सब कुछ मैं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फ्रेस इन कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट 1800, बेटा इसमें बहुत सारे सिलेबस, बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट, थोड़ा सा समझ। सबसे पहले पढ़ोगे एक्ट का मीनिंग, बाद आप पढ़ोगे ऑफर एंड एक्सेप्ट, ऑफर एंड एक्सेप्ट के बाद आप पढ़ोगे, बाद बेटा आप पढ़ोगे कैपेसिटी ऑफ पार्टीज और कॉन्ट्रैक्ट, बाद आप पढ़ो कंसेंट, बाद पढ़ो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, के बाद पढ़ोगे बेटा आप ऑफ, के बाद पढ़ोगे अर्ज, और भी बहुत सारे टॉपिक है छोटे छोटे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वेजरिंग क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। आ जाइए, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या कंडीशन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने की क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है। फिर हम बात करेंगे ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के कंसिडरेशन का होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने आपको दो और कॉन्ट्रैक्ट,
कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे एग्रीमेंट को हम कोर्ट में लेकर के जा सकते नहीं ले जा ले, तमाम चीज़ों ऑफर एंड एक्सेप्ट। यहाँ पर ऑफर होगा बेटा एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन। एक्सेप्टेंस का ऑफर प्लस सेपरेट टॉपिक है बेटा। कंसिडरेशन को हम कहते हैं लैटिन वर्ड में क्विड प्रो क्यू, मीन्स समथिंग। आई बात समझ में? हम आपको बताएंगे, जैसे आपको बताया था, मिस्टर एक्स ने कहा मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई मैं तुम्हें अपना कार बेचना चाहता हूं। इसने कहा बदले में मैं फ्री में नहीं। बताओ फर्स्ट प्रॉमिस क्या है? एक्स टू वाई कार, एंड सेकेंड प्रॉमिस मिस्टर वाई टू एक्स ₹1,00,000। यहाँ पर दो प्रॉमिस हैं, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के बदले में है। हम इसको क्या कहते हैं? क्लियर है पॉइंट्स? बढ़े आगे तो हर एक पॉइंट को बारीकी से के बाद मैं आपको बताऊं कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा। पहले मैं आपको कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज का कौन कौन से ऐसे पर्सन से जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे पर्सन से जो कॉन्ट्रैक्ट ना करने का कॉन्ट्रैक्ट करने की कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है। तो अगर हम बात करें बेटा कौन से ऐसे पर्सन हैं जिसकी कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी, सबसे पहले मेजर पर्सन, साउंड माइंड, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मेजर पर्सन का मतलब ऐसा व्यक्ति को 18 साल कंप्लीट करा हुआ। सेकंड, साउंड माइंड होना चाहिए। ऐसे पर्सन नहीं होना चाहिए कि रात को अगर पी लिया, ड्रिंक कर लिया तो उसने कहा कि ये सब प्रॉपर्टी मेरा ही है और सुबह कहते हैं कि नहीं, मेरे को नहीं पता। ऐसे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट, जब वो ठीक ठाक माइंड में हो, विदाउट ड्रिंक में हो, टाइम पे कर सकते हो। ऐसे कंडीशन में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इतनी बात मेरी मैंने बताया मेजर होना चाहिए, 18 साल कंप्लीटेड पर्सन, साउंड माइंड होना चाहिए, ड्रंकन इडियट पर्सन, लुनेटिक पर्सन ऐसा नहीं हो, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसा पर्सन जो जेल में नहीं किया हुआ होना। ऐसे लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब किन लोगों के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए पहले ये समझ। तो माइनर के साथ आपको जब हम पार्टनरशिप आपको एक्ट बताएंगे बेटा तो मैं बताऊंगा पार्टनरशिप एक्ट जो है ना, पार्टनरशिप के स्टार्ट कभी माइनर के साथ आप कर सकते हो, क्योंकि पार्टनरशिप डेफिनेशन में मेंशन है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग। तो वहां पर बताया गया बेटा कि पार्टनरशिप की रिलेशनशिप तभी पॉसिबल होगी बेटा जब दो या दो से अधिक पर्संस होना चाहिए। पर्संस में है क्योंकि माइनर का एज जो होता है बेटा 18 साल के कम कम के होता है। और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसे पर्सन जिसको लॉ ने घोषित किया हुआ है वो व्यक्ति के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बेटा। ये सारे पर्सन कैसे होते हैं? माइनर हो गया, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, एक पर्सन जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है। बात को आपको ध्यान रखना है। जब इस चैप्टर में हम आएंगे बेटा तो हम आपको सब बताएंगे कि माइनर क्या होता है। माइनर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं बेटा तो वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो को लैटिन में कहते हैं वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। क्लियर है पॉइंट? चलिए फिर उसके बाद हम आगे तो हम बात करेंगे क्या होता है फ्री कंसेंट। एक कंसेंट फ्री होना चाहिए किन चीजों से? दबाव में नहीं होना, प्रेशर में नहीं होना, कॉन्ट्रैक्ट फ्री होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो हम बात करते हैं जैसे आपने कहा कि अगर ये तुम अपना कार अगर मुझे अगर मान लो 50,000 रुपये में, या तुम अगर ये प्रॉपर्टी मेरे नाम में अगर रजिस्ट्री नहीं कराओगे तो मैं किडनैप कर लूंगा, आपके बच्चे खा लूंगा। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं कंडीशन कोर्सन कर रहे हो, आप धमकी दे रहे हो, थ्रेटनिंग कर रहे हो बेटा, ये सारे के सारे सबसे कॉन्ट्रैक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होते हुए होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। कंसेंट का मतलब होता है आपका पेशेंट और आपकी, यहाँ पर जो असेंट की अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर आपकी कंसेंट कैसा होना चाहिए? आप स्वीकृति जब देते हो तरीके से, अगर कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर बनता है बेटा कोर्शन के थ्रू, दबाव में, प्रेशर में, धमकी के थ्रू, क्या कहलाता है कोर्शन क्या है? और कभी भी अगर मेंटली प्रेशर किया जाता है, जहाँ पर मान जैसे अगर हम बात करें डॉक्टर पेशेंट के बीच रिलेशन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एडवोकेट एंड क्लाइंट के बीच में कैसा रिलेशन है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। पर अनड्यू इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है बेटा। यहाँ पर एडवांटेज एक व्यक्ति का क्या होता है, इस एडवांटेज का फायदा उठाया जाता है। ट्रस्ट यहाँ पर 100% ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होता है। चैप्टर में हम आएंगे
तो हम आपको बताएंगे कि फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है। और फ्री कंसेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी कोर्ट अंडर इन्फ्लुएंस, अंडर इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, अगर कभी भी अगर मान लीजिए यहाँ पर इसकी अगर कंसेंट अगर फ्री नहीं होता है, इस कंडीशन में तो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी का मतलब वीकर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। फिर हम आपको बताएंगे कि फ्रॉम परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कौन कौन ऐसा पर्सन होता है बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, किसकी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होती है परफॉर्म करने के लिए, प्रोमिसर कर सकते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, कौन सा ऐसे व्यक्ति है ज्वाइंट प्रोमिसर, सारा पॉइंट्स आपको। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। कॉन्ट्रैक्ट को जब आप तोड़ते हो बेटा, दो वहां पर ऑप्शंस बन सकता है, पॉइंट भी हम करेंगे। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट की खत्म हो जाना। जब आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने लिए, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो डिस्चार्ज हो जाती है। हॉस्पिटल में जाते हो, जब आपको ट्रीटमेंट दी तब डिस्चार्ज कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ये सारा के सारा प्रोविजन आपको एक एक करके बताऊंगा बेटा, सारे पॉइंट्स को आप यहाँ तक आप लोग प्लीज एक बार इसको गो थ्रू कीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर बेटा करें तो इसको हम दो तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एनफोर्सेबल बाई, फोर्सेबल बाई लॉ। एक होता है एग्रीमेंट और एक होता है एनफोर्सेबल। एग्रीमेंट का मतलब मैंने बताया अभी आपको, एग्रीमेंट दो तरह का आप कर सकते हैं, सोशल एग्रीमेंट, सेकंड होता है कॉमर्शियल। बेटा अगर एग्रीमेंट की बात करें, दो तरह के एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट और एक होता है। सोशल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉमर्शियल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, और कौन से एग्रीमेंट को हम लॉ में कोर्ट में लेकर के जा सकते हैं, कानून के पास हम पेश कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस। अगर सोशल एग्रीमेंट की अगर हम बात करें बेटा, सोशल एग्रीमेंट का दूसरा नाम डोमेस्टिक, सोशल एग्रीमेंट को हम डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी कहते हैं बेटा। अब हम एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए, मिस्टर एक्स क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं। मिस्टर एक्स, मैं बताता हूँ बेटा, ध्यान से समझिए एग्जाम्पल को, समझ लॉ को समझने के लिए आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल अगर आप नहीं समझ तो आपको वर्ड को समझ। बेटा एक बात का ध्यान, क्लास 11 12th में और कहीं ना कहीं जीवन में आप इंग्लिश भी पढ़ के आए हो बेटा, और क्लास 11th एंड 12th के दौरान आप अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ के आए होते हो। और यहाँ पर बिजनेस लॉ एक ऐसा टोटली और कम्प्लीटली सभी के लिए, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड से, कॉमर्स से हो चाहे नॉन कॉमर्स से हो, कहीं ना कहीं लॉ की पढ़ाई कोई भी बच्चा अगर सीए पढ़ाई करने के लिए पता नहीं होता लॉ का मतलब, हर बच्चे के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट घबराना नहीं, आपके साथ मैं हूँ, हर एक पॉइंट को मैं, इस स्टडी से बच्चे बहुत डरते हैं, डरते हैं, बस सभी को डरना नहीं, भागना नहीं, जिस चीज़ से जितना भागोगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़, परेशान नहीं हो, तो फेस करना, फाइट करना, फाइट करोगे बेटा तभी कर, क्योंकि अगर आपने, आपकी मैंने एक चीज़ मेरे चैनल पे मैंने नोट किया हुआ है कि एक होता बेटा, और एक होता है बेटा इंस्पिरेशन, और एक होता रियलाइज। देखिए बेटा, मोटिवेशन भी जो है बाहरी दुनिया पे, बाहरी फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं। इंस्पिरेशन भी जो होता है बेटा कुछ क्षण के लिए ही होता है, टेम्प्रोरी है, बैटरी चार्ज किया फिर से वो। बट रियलाइजेशन, आप अगर मान लीजिए पढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्यों करना चाहिए, क्या ऐसा एक कारण है, उस कारण को ढूंढ, क्या आप नेम, समाज में एक रेपुटेशन, याद रखिएगा जब शहर करके आप पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे लोग कंडीशन में, माता पिता एक सिर्फ आप पे ही भरोसा, आपको उन लोगों से इंस्पायर्ड होना है, उन लोगों से सीखना है, उनको फीस और उनको दिन
आप लोग कामयाबी को ध्यान रखिए, बोलना है आपको काम, और आपको रियलाइज होना चाहिए कि मेरी परिस्थिति क्या है, मैं किस परिस्थिति, और दुनिया का कोई व्यक्ति बेटा पैसे से आपको मदद नहीं करेंगे। करना आपने है, आपके फादर नहीं है, आपके कोई रिलेटिव, कोई दुनिया नहीं कहने के लिए होता, करना आपने है। और आगे आपको ध्यान रखिएगा, जिस भी लेवल से आप स्टार्ट किए हैं बेटा, और जहाँ से आप आगे बढ़ते रहिए, जरूर आपको काम, लेकिन रियलाइज एक बार कि आपको करना, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है बेटा, आप आराम से 3 4 साल 5 साल, इस बात का ध्यान रखना है। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान, बच्चों को गाइडेंस है बेटा, आप विवेकपूर्ण तरीके से आप समझिए। क्या बेटा, ये मेरा, क्योंकि मैं देखता हूँ ना बेटा, जब पढ़ाता हूँ तो बच्चों देखता हूँ क्या तरीका रहता है, किस तरह से वो लोग टाइम पास नहीं कर, बन के निकलना है। चलिए अगर हम बात करें एग्जाम्पल के लिए, तो मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स के फादर ने कहा, मिस्टर एक्स के फादर ने कहा कि बेटा, अगर तू, जैसे वो क्लास 12th में पढ़ाई कर, समझो कि मैं सीए फाउंडेशन में, मान लीजिए मिस्टर एक्स जो है फाउंडेशन में पढ़ाई कर रहा है, और उसके फादर ने कहा बेटा अगर तू फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट पास करेगा, अच्छे नंबरों से पास करेगा, मैं तुझे क्लियर दिलवा, मैं तुझे क्लियर दिलवाऊँ। आफ्टर दैट उसने पास भी किया अच्छे नंबर के बाद, उसके फादर ने देने से, क्या मिस्टर एक्स कोर्ट में जा सकता है कहने के लिए जज साहब मेरे फादर ने कमिट, नहीं बेटा, ये सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट टेंशन टू बेटा मिसिंग होता है। फादर एंड सन का रिलेशन है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन बेटा, ऐसे कंडीशन कर सकते, ये रिश्ता क्या कहलाता है, एग्रीमेंट। इस बात का ध्यान, ऐसे कंडीशन फादर के ऊपर आप केस नहीं कर सकते बेटा, आप कोर्ट में नहीं, इनफोर्सिबल, भाई एग्रीमेंट तो है लेकिन कोर्ट में आप नहीं ले, क्लियर है पॉइंट्स। फिर हम बात करते हैं बेटा, तो सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताइए, जब सोशल एग्रीमेंट को हम कोर्ट में लेकर के जा ही नहीं सकते, ऐसा एग्रीमेंट कोर्ट में लेकर के जा, हम कब कर सकते हैं, मैं उसको बता, मैंने कहा कि एक एग्रीमेंट सोशल एग्रीमेंट हो सकता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो सकता है, और एक एग्रीमेंट होता है बेटा कमर्शियल एग्रीमेंट। और इस एग्रीमेंट में क्या होता है, इंटेंशन, लीगल रिलेशनशिप का इंटेंशन यहाँ पर क्या होता है, प्री अजम्पशन लेकर के चलता है, कानून ये मान करके अजम्पशन लेकर के चलता है कि कमर्शियल एग्रीमेंट जो होता है बेटा, उसमें इंटेंशन टू है, ऐसे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही। जैसे सपोज आपने मार्केट परचेज कर, आपने पेमेंट कर दिया, उसने इस केस में आप क्या कर सकते, क्या आपने पैसा आपको डिलीवरी कर दी और आपने पेमेंट नहीं करा, तो आपके केस, कभी भी ध्यान रखिएगा, आपको ये ध्यान रखना है कि एग्रीमेंट डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है बेटा, और कॉमर्शियल एग्रीमेंट जो होता है ऐसा प्रिजम्पशन लिया जाता है, अजम्पशन मान करके चलता है। यहाँ पर ऐसे एग्रीमेंट के केस में हम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप करेंगे ही करेंगे बेटा, तीन बातों को आप, क्लियर है पॉइंट्स। तो अगर हम बात करें बेटा एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, और एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है क्या होता है, चलिए हम आगे, क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया बेटा, मैं बढ़ सकता हूँ आगे। फिर हम आगे बात करते हैं बेटा कि एग्रीमेंट का मतलब क्या, देखिएगा, फॉल्ट, तुम क्या बोलते हैं, एन एग्रीमेंट विच इज फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू, बदले में बताया एक्स ने
मिस्टर वाई, मैं तुम्हें अपनी कार बेचना देख भाई, इसके बाद फर्स्ट प्रॉमिस की अगर बात करें तो मिस्टर वाई क्या ही कार, यहाँ पर फर्स्ट प्रॉमिस की अगर बात करें बेटा, सेकंड प्रॉमिस की अगर बात करें बेटा, यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर दो कंसिडरेशन अग्रीमेंट के फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इट्स कॉल्ड, क्लियर है पॉइंट। मैंने आपको बताया सोशल एग्रीमेंट क्या होता है, थोड़ा सा बैक आकर, फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब होता है शूट ऑफ डिफ, अगर एक पार्टी डिफॉल्ट करेगा बेटा कंडीशन, तो ये यहाँ तक पहुँच, आप लोग यहाँ तक पढ़ाई करेंगे बेटा, बाकी इससे आगे जो भी एग्रीमेंट क्या होता है ये बता दिया डिफरेंस कर, फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक वैलिड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सेक्शन 10 में मेंशन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वी विल डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर बेटा, आप समझेंगे। और हर कॉमर्स का वाले हैं, नॉन कॉमर्स वाले, आप लोगों के मैंने अपने ओर से बेटा आप लोगों की को पूरा कर, थैंक यू सो मच बेटा।